हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस हिस्ट्री की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और पार्ट 5 है इसका ये। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। इससे पहले की वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस तरह रॉबेस्पियर के शासनकाल में, रॉबेस्पियर के रेन ऑफ टेरर जो है वो जन्म ले चुका था। अब इसमें आपको जो चेंजेस देखने को मिलेंगे, सबसे पहले जो फ्रांस था वो क्या था, वो मोनार्की सिस्टम था। उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ, और इस वर्कशीट में आप जानोगे कि किस तरह डेमोक्रेसी होते हुए भी वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो है हम उसको नहीं कह सकते हैं, और किस तरह से एक बार फिर से मोनार्की की तरफ जो है फ्रांस वो अग्रसर होता चला गया। सो इसमें हम पढ़ेंगे 1794 से लेकर 1799 लिबरल रिपब्लिक वो कैसे रहा। हमने पढ़ा था कि किस तरह नेशनल कन्वेंशन जो है उसका जन्म हुआ। सो नेशनल कन्वेंशन एनेक्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेशनल कन्वेंशन थी, उसको कुछ काम तो करते रहना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड असाइन द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव यानी जो भी काम है उनको एग्जीक्यूट करने का जो कार्यभार था, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई 5 मेंबर्स को। और जो 5 मेंबर्स थे उनको क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, या उनको बोला गया डायरेक्टरी। आफ्टर द नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टरी रूल बिगिन इन फ्रांस। अब देखिए, नेशनल कन्वेंशन के बाद जो डायरेक्टरी रूल है वो फ्रांस में स्टार्ट हो गया। और स्पेशली जो डायरेक्टरी रूल लागू करना था उसका रीज़न क्या था कि अगर एक ही व्यक्ति को पूरी पावर दे दी जाती है तो फिर से वो क्या हो जाता है, वो तानाशाह हो जाता है, अपनी चलाने लगता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नेशनल कन्वेंशन ने एक व्यक्ति को ना देकर 5 व्यक्तियों को जो है 5 मेंबर्स एक बोर्ड में, टीम में बना दिए गए, जिसको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है पढ़ा है। नाउ डायरेक्टरी रूल बिगेन इन फ्रांस विच लास्टेड फ्रॉम 1795 to 1799। दिस डायरेक्टरी रूल वाज चैटेड एंड फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। अब ये जो डायरेक्टरी रूल थे ये जो है फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ थे, इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्म फोर्स टू मेक ट्रीटीज और टू वेक वॉर ऑन बिहाफ ऑफ फ्रांस। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यानी डायरेक्टरी था, इसके पास कहने के नाम मात्र की बहुत सारी पावर थी। ठीक है, ये चीफ जो हैं आर्म्ड फोर्सेस के वो अपॉइंट कर सकते थे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज़ कर सकते थे, और जो वॉर के डिसीजन थे ऑन बिहाफ ऑफ फ्रांस वो भी इनको लेने की पूरी पावर थी। बट एक्चुअल में अंदर की पिक्चर ऐसी नहीं थी। द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द governing board were the problem of war. The members of the directory were inexperienced, inept और corrupt. तो एक्चुअली क्या था कि जो इनके सामने डिफ़िकल्टीज़ थी, सबसे मेन डिफ़िकल्टीज़ थी वो थी बेरोज़गारी की। एक्चुअली जो फ्रांस है वो जो दूसरों के साथ जो है युद्ध, दूसरे कंट्रीज इसके ऑलरेडी अगेंस्ट हो चुके थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण। इससे क्या था कि देश है उसमें आर्थिक तंगी आ गई थी, बेरोज़गारी आ गई थी, तो इनके सामने ये बहुत एक समस्या थी। और साथ ही साथ जो इसके मेंबर थे डायरेक्टरी के वो इनएक्सपीरियंस थे, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। ठीक है, वो खुद ही क्या थे, अयोग्य थे और करप्ट थे। ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रूल वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस स्प्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, तो बहुत डिस्टर्बेंस स्प्रेड हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ट्रेड वाज हाल्टेड। ट्रेड यानी जो ट्रेड क्या होता है बेटा, व्यापार जो होता है ना, वो एकदम से स्टॉप हो गया। एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी वाज ऑल्सो वीक। अब फॉरेन पॉलिसी कैसे स्ट्रांग रहती, सबके साथ तो जो है ऑलरेडी वॉर हो रखा था, सारे कंट्रीज एक तरफ थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से डरे हुए थे कि कहीं हमारे कंट्री में भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर इस तरह से आ गया तो हमारी गद्दी भी जा सकती है। तो ऑलरेडी जो सारे कंट्रीज थे वो जो है फ्रांस की हेल्प करना नहीं चाहते थे। In such a situation, the people of France felt the need for a leadership that could establish peace inside and outside the country. अब जो फ्रांस है वो एक ऐसे लीडर की कमी महसूस कर रहा था जो बाहर और अंदर शांति बनाए रख सके। In such a situation, the people now what happened? During this period, Napoleon I established the honor of the France by military victories and eventually ended the rule of the directory and established control of power. उसके बाद एंट्री होती है नेपोलियन 1 की।
ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ही एस्टेब्लिश द ऑनर ऑफ फ्रांस, और उन्होंने जो है बहुत सारी युद्ध करके विजय मिली उनको, और उन्होंने जो फ्रांस का ऑनर है, सम्मान है, वो एक तरह से बरकरार रखा। और उन्होंने जो डायरेक्टरी के रूल थे उनको एक तरह से एंड कर दिया, और पावर्स जो थी फ्रांस की उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। यानी यहाँ पर एक तरह से जो रिपब्लिक था वो उसका एंड हो गया। इसीलिए इस काल को लिबरल रिपब्लिक कहा जाता है, यानी बेचारा गणतंत्र, बेचारा रिपब्लिक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था कि स्टार्टिंग जो है वो मोनार्की से शुरू हुई, जो फ्रांस है वो रिपब्लिक हुआ, और फिर से नेपोलियन फर्स्ट के आने पर जो फ्रांस है वो फिर से एक बार मोनार्की की तरफ जा रहा था। ठीक, तानाशाह जो है वहाँ पर शुरू हो चुका था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1799 से 1814 टूवर्ड्स मोनार्की अगेन। In 1799, Napoleon first ended the rule of directory and became the first consul of France. नेपोलियन फर्स्ट वो फर्स्ट कॉन्सिल बन गया फ्रांस का। नाम का कॉन्सिल था, सारी पावर्स जो है वो इसी के पास थी। And in 1804 he crowned himself the emperor and thus began the imperialist rule of Napoleon. अब फिर वही हुआ जो नेपोलियन चाहता था। 1804 में उसने खुद को जो है एम्परर घोषित कर दिया, ठीक है, और अपने जो रूल थे नेपोलियन रूल वो जो है स्टार्ट हो गई। नेपोलियन वन चेंज द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ यूरोप बाय हिज विक्टोरियस कैंपेन। नेपोलियन फर्स्ट ने पॉलिटिकल जियोग्राफी, जो यूरोप की पूरी जो जियोग्राफी थी उसको एक तरह से चेंज कर दिया अपनी जो विजय, ठीक है ना, विक्टोरियस, उसने युद्ध किए, उनको जीता, तो अपने कैंपेन से उसने पूरी जो फिजिकल आप कह सकते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी उसको चेंज कर दिया। ही इन्वाइटेड रशियन इन 1812। अब ये जो 1812 जो था ये उसका अंत था। कैसे, ठीक है, उसने जो है रशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। कब, रूस के ऊपर कब आक्रमण कर दिया, 1812 में। वेयर हिज आर्मी वॉज ग्रेटली डैमेज्ड बाय द कोल्ड एंड एडवर्स एनवायरमेंट। जहाँ पर उसकी जो सेना थी, वो सैनिक थे, वो क्या हुए, वो एडवर्सली अफेक्टेड हुए, कोल्ड, और जो एनवायरनमेंट एकदम से चेंज था जिसके लिए उसके जो सोल्जर्स थे वो रेडी नहीं थे। देयर इज वेयर हिज डाउनफॉल स्टार्ट, और यहीं से उसका डाउनफॉल वो स्टार्ट हो गया। ऑन 18 जून 1815 Napoleon was imprisoned at St. Helena after his final defeat in the Battle of Waterloo. अब हुआ क्या, 18 जून 1815 को नेपोलियन जो है उसको बंदी बना लिया गया सेंट हेलेना में, उसकी फाइनल हार के बाद, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में, और 1821 में ही गेट डाइड। Now, the French civil code was implemented in France in 1804 by Napoleon first. अब 1821 में जो नेपोलियन है उसकी स्टोरी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मर जाता है वो, लेकिन उसकी जो स्टोरी है वो उसको बाद तक भी याद किया जाता रहा, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे कर गया कि उसको बाद तक भी क्या है, नेपोलियन वन को याद किया जाता रहा। अब उसने कौन से काम किए, वो था उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था फ्रेंच सिविल कोड को लागू करना। फ्रेंच सिविल कोड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस, कब किया गया, इन 1804 में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियनिक कोड, ठीक है, इसको जो है नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ये जो नेपोलियनिक कोड था ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था, नेपोलियन का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। एंशियंट एंड न्यू लॉज वर कोऑर्डिनेटेड इन मेकिंग दिस कोड। थ्रू दिस कोड, अब इसके अंदर कुछ नए लॉज ऐड किए गए थे और कुछ पुराने लॉज को उठाया गया था, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। अब इसमें क्या क्या कहा गया वो सब हम पढ़ेंगे। द प्रिविलेजेस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वॉज डिसकॉन्टिन्यूड बाय दिस कोड। तो जो बर्थ के टाइम पे जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो इस कोड के द्वारा डिसकॉन्टिन्यू कर दी गई। Freedom of religion was provided under it, and it was said that the government job should be given to those who are most qualified. So, रिलीजन की फ्रीडम दे दी गई, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रोविज़न किया गया कि जो भी काबिल है, मोस्ट क्वालिफाइड है, उसी को गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अरेंजमेंट्स वर मेड टू हियर द केसेस ओपनली विद द असिस्टेंस ऑफ द ज्यूरी। यानी जजेस की जो है अपॉइंटमेंट की गई ताकि वो जो केसेस हैं, जो समस्याएं हैं, उनको जो है वो लोग सुलझा सकें। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी।
of all before laws were placed in the code of law। तो जो लॉ है उसके अंदर सभी जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी का, सबको समानता का, वो प्रिंसिपल, वो लॉ जो है वो यहाँ पर लागू किया गया। द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वाज रिकॉग्नाइज्ड, तो एंड द ऑनर अथॉरिटी ओवर द लैंड वाज सॉलिडिफाइड एज नेवर बिफोर, सो द स्मॉल पीजेंट बिकम सपोर्टर ऑफ नेपोलियन। पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल यहाँ पर लागू किया गया कि जो ऑनर है किसी भी जो आप कह सकते हो ज़मीन है या कोई किसान है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर उसका पूरी तरह से मालिकाना हक होगा, पूरी तरह से अधिकार होगा, ऐसा जो है यहाँ पर लागू किया गया। इससे पहले ये चीज़ किसी ने नहीं की, इसलिए जो छोटे किसान थे वो नेपोलियन के फैन हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन फर्स्ट लॉ कोड प्रूव्ड हिज परमानेंट वर्क। नेपोलियन फर्स्ट लॉ प्रूव्ड हिज परमानेंट वर्क, यानी जो ये काम था ये एक तरह का परमानेंट वर्क हो गया। नेपोलियन हिमसेल्फ एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ कोड एंड सेड, माई रियल प्राइड इज नॉट इन द विक्ट्री ऑफ माई 40 वॉर्स। अब ये इतना इम्पोर्टेंट जो है आप कह सकते हो कि नेपोलियन ने खुद ही इसकी इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया है, एडमिट किया है। उसने कहा है कि मैंने जो 40 वॉर जीते वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, मुझे उन पे इतना प्राइड नहीं है, बट माई लॉ कोड इज सच दैट इट विल नेवर बी इरेज्ड एंड विल प्रूव टू बी एवर लास्टिंग। जो मेरे लॉ कोड हैं वो कभी भी इरेज नहीं किए जा सकते एंड वो हमेशा तक जो है रहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी ये, और अब आपको दिए गए हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस, और अगर आपने वर्कशीट को अच्छे से समझा है तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आप कर सकते हो। सो करते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़ इन द गवर्नेंस ऑफ द डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी है उसकी गवर्नेंस में क्या क्या जो है डिफ़िकल्टीज़ थी। तो फर्स्ट डिफ़िकल्टी थी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टीन्यूअस वॉर, ठीक है। सेकेंड जो डिफ़िकल्टी थी दैट वाज इनएक्सपीरियंस्ड एंड करप्ट मेंबर्स, इनएक्सपीरियंस थे, ठीक है, और करप्ट जो है मेंबर थे, इनएप्ट थे। थर्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक डाउनफॉल। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा ना कि किस तरह से जो फ्रांस है उसमें इकोनॉमिक डाउनफॉल जो है वो आ चुका था बार बार युद्ध करके। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड नेपोलियन succeeded in establish his Napoleon first succeeded in establishing his control over governance। तो किस तरह से नेपोलियन फर्स्ट जो वो सक्सेस उनको मिली। आंसर लिखेंगे, नेपोलियन इंट्रोड्यूस द मैनी चेंजेस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द एरियाज रूल्ड बाय हिम। सो उसने बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट किया। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ही एस्टेब्लिश सिविल कोड इन 1804 एज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो उनको नेपोलियनिक कोड जो है वो कहा गया, जो कि 1804 में उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे, जो कि जो है एवर लास्टिंग है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड। सो क्या इम्पोर्टेंस थी। आंसर लिखेंगे, अंडर दिस कोड फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश। सेकेंड है, बर्थ बेस्ड राइट वर एबोलिश्ड। थर्ड लिखेंगे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश, इक्वल जो है सबको इक्वल करने के लिए लॉज बनाए गए। नंबर फोर्थ आप लिखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, which laws and provision given in the Napoleon Code do you consider important for you and why। आपको बताना है कि नेपोलियन कोड में जो भी बातें थी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, राइट टू प्रॉपर्टी है, टैक्स सिस्टम है या इक्वलिटी है, ठीक है, तो इनमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपके अकॉर्डिंग जो है आप किसको इम्पोर्टेंट मानते हो, किसको अच्छा मानते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो मुझे यहाँ पर जो है 2 पॉइंट्स सबसे अच्छे लगे। एक तो जो है इक्वलिटी का पॉइंट लगता है और सेकंड जो है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी का लगता है। सो आपको जो लगता है आप बच्चों वो अपना पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे रही हूँ, नेपोलियन कोड एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। I consider this provision the most important as it ended the domination of powerful over weaker section
एंड प्रोवाइडेड देम लीगल सेफगार्ड। तो इसमें क्या है कि जो इक्वलिटी का लॉ होने से जो पावरफुल लोग हैं वो वीकर जो लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको दबा नहीं सकते, उनके ऊपर अपना हक नहीं चला सकते, अपनी मर्जी नहीं चला सकते, और वो जो है एक तरह से लीगली सेफ जो है नेपोलियन फर्स्ट ने कर दिए थे। सो ये भी उनकी एक काफ़ी अच्छी बात रही नेपोलियन कोड की। ओके, सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बेटा बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।